हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी और कैसी चल रही है सभी की पढ़ाई। उम्मीद करते हैं बढ़िया चल रही होगी। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बाल न्याय, बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम, जिसे जुवेनाइल जस्टिस कहा जाता है। इसको आज हम पढ़ने वाले हैं। 2015 के नाम से ये जाना जाता है। तो शुरू करते हैं हम। शुरू में है यह है अधिनियम विधि के विपरीत कार्य करने वाले बालकों और देख रेख तथा संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों के कल्याण, संरक्षण एवं पुनर्वास हेतु लागू किया गया है। क्यों किया गया है? विधि के विपरीत कार्य करने वाले बालकों मतलब कानून का उल्लंघन करने वाले बालकों और देखरेख तथा संरक्षण की आवश्यकता वाले। देखरेख और संरक्षण से मतलब है या तो वो बच्चे जो अपराध में लिप्त हो चुके हैं, या तो वो बच्चे जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, या तो अनाथ हैं, या फिर उन्हें घर से निकाल दिया गया है, या कुछ भी मतलब जिन बच्चों को संरक्षण की आवश्यकता है उनके लिए है। ठीक है, 2 कारणों से जुवेनाइल जस्टिस की बोर्ड की जो स्थापना है वो की गई है। ठीक है, 2 प्रकार के बालक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक CICL, चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, यानी विधि के विपरीत कार्य करने वाले बालक, और दूसरे हैं CNCP, यानी चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। ये 2 तरह के बालक आते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। CICL यानी चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ। ठीक है, और सेकंड है CNCP, चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, देख रेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे। ठीक है, अब CNCP के अंतर्गत बाल कल्याण समिति CWC कार्य करती है। CNCP के अंतर्गत कौन करती है? CWC, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। ठीक है, CICL के लिए विशिष्ट न्याय के लिए न्याय बोर्ड JJB कार्य करता है। CICL के लिए, ठीक है, कौन करता है? जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। मतलब दोनों के लिए है इसमें। CICL के लिए कौन करता है? जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। और CNCP के लिए कौन करता है? CWC, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। ठीक है, ये हमने देख लिए। आगे हम बढ़ेंगे। हाँ जी, तो इसमें क्या आता है आपका इसमें आती है आपकी धारा 4। ठीक है, धारा 4 क्या कहती है? किशोर न्यायिक बोर्ड प्रत्येक जिले में एक JJB होगा। ठीक है, क्या होगा? किशोर न्यायिक बोर्ड प्रत्येक जिले में एक JJB होगा, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड होगा। एक मजिस्ट्रेट न्यायाधीश के अनुभव के साथ ही 2 सामाजिक कार्यकर्ता जिन्होंने बच्चों के लिए कार्य करने का 7 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। बात समझ में आई? इसमें क्या होना चाहिए? एक न्यायिक मजिस्ट्रेट, ठीक है, और साथ ही साथ 2 सामाजिक कार्यकर्ता होने चाहिए जिन्होंने बच्चों के लिए 7 वर्ष का अनुभव हो बच्चों के साथ काम करने का। ये उतने उनमें होने चाहिए। ठीक है, इसमें एक बात और नोट कर लेना। यहाँ पर मैं बता दे रही हूँ आपको कि जो मजिस्ट्रेट है इसमें शायद रह गया है 3 वर्ष के। जो मजिस्ट्रेट है वो 3 वर्ष के अनुभव के साथ। मजिस्ट्रेट भी कैसा होना चाहिए? जिसको 3 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो, और साथ ही साथ आपके सामाजिक कार्यकर्ता और बच्चों के लिए कार्य करने का कितने का अनुभव हो उसके पास? कम से कम 7 साल का अनुभव होना चाहिए। ये इस बोर्ड में इतने सदस्य होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद धारा 5 क्या कहती है? यदि अपराध नाबालिग आयु में भी हुआ है तो भी बालिग होने पर उसे नाबालिग के हिसाब से ही सज़ा दी जाएगी। मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चे ने जो अपराध किया है, मान लीजिए 16 साल की उम्र में या 15 साल की उम्र में, अब सुनवाई होते होते वो हो गया 21 साल का, तो उसे आप फांसी पे नहीं लटका सकते, क्योंकि जब उसने अपराध किया था तो वो कब किया था? जब वो नाबालिग था। तो उसको सज़ा उसी हिसाब से दी जाएगी। अब भले वो बालिग हो गया है, लेकिन अपराध जिस उम्र में किया था सज़ा भी उसी हिसाब से दी जाएगी। ठीक है, तो ये अपन को याद रखना है। धारा 4 में क्या है? आपकी किशोर न्याय बोर्ड की में क्या क्या होना चाहिए, कौन कौन होने चाहिए, उसके बारे में दिया हुआ है। ठीक है, ओके। और धारा 5 में क्या दिया है आपके? क्या होना चाहिए? अपराध जिस उम्र में हुआ है
सज़ा भी उस हिसाब से मिलनी चाहिए। थोड़ा सा देख लो, ट्रिक में ये कर लेना कि धारा 4 क्या कहती है, किसी और न्यायिक बोर्ड में प्रत्येक में जे भी होगा तो 4 लोग तो होंगे उसमें, है ना। इसमें होंगे न्यायिक बोर्ड में 4 लोग तो होंगे, तो धारा 4 में न्यायिक बोर्ड में ऐसा है। और अब ये है इसमें धारा 5 में नाबालिग उम्र में हुआ है। अब सुनवाई होते होते अगर 5 साल हो गए हैं, मतलब 5 साल तो सुनवाई मिल ही लेता है अपने यहाँ पे भारत में, है ना। 5 साल तो कम से कम लग ही जाते हैं। तो इस हिसाब से देख लेना कि सुनवाई में अगर 5 साल लग गए तो भी उसको सज़ा जो है पुराने हिसाब से दी जाएगी, 5 साल पहले के हिसाब से। तो धारा 5 आप ऐसे याद कर लेना, ठीक है। आगे देखेंगे हम। धारा 10 क्या कहती है, यदि किसी नाबालिग को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 24 घंटे के अंदर जेजेबी के समक्ष पेश किया जाएगा, ठीक है। अगर किसी नाबालिग ने कोई अपराध कर लिया है, उसको गिरफ्तार भी कर लिया, तो ऐसा नहीं है कि उसको 10 दिन तक तुम जेल में पटके रहो फिर पेश करो, नहीं। 24 घंटे के अंदर उसको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष आपको पेश करना होगा और फिर वो डिसाइड करेंगे क्या करना है या क्या नहीं करना है, ठीक है। तो ये इसमें आ जाएगा आपके धारा 10 में, ठीक। धारा 10 में आ जाएगा। इसकी भी ट्रिक ऐसे याद कर लेना कि किसी 10 साल के बच्चे को पकड़ के लाए हो तो आपको उसको 24 घंटे के अंदर पेश करना पड़ेगा, ओके। क्योंकि बच्चा छोटा है, आप उसे 10 साल का है, आप उसे जेल में ज़्यादा नहीं रख सकते, गिरफ्तार करो और 24 घंटे के अंदर उसको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष पेश करो। तो ठीक है, धारा 10 को 10 साल का बच्चा बना देना आप, ठीक है। आगे देखेंगे। अब आती है धारा 21। यह कहती है कि अपराध से जुड़े क्या बोलती है, यह कहती है कि अपराध से जुड़े किसी भी प्रकार की सज़ा जैसे कि फांसी किसी को नहीं दी जाएगी अगर वह अपराध बाल कल्याण से संबंधित है। मतलब धारा 21 क्या कहती है कि अपराध से जुड़े किसी भी बालक को, किसी बालक ने अगर अपराध किया है तो आप उसे फांसी की सज़ा नहीं दे सकते हो, चाहे अपराध कितना भी गंभीर क्यों ना हो, ठीक है। बाल कल्याण से अगर बच्चा जुड़ा है तो आप उसको फांसी की सज़ा नहीं दे सकते। मतलब बालक अगर नाबालिग है और बाल कल्याण से जुड़ा हुआ है तो आप उसे इस फांसी की सज़ा नहीं दे सकते। जैसे आपने निर्भया कांड में देखा होगा, नाबालिग ने कितना, मतलब उसके साथ सबसे ज़्यादा घृणित कार्य उसी ने किया था, लेकिन उसको फांसी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो नाबालिग की श्रेणी में था, ठीक है। तो आप कितना भी जघन्य अपराध क्यों ना किया हो किसी बालक ने, किसी नाबालिग बच्चे ने, तो आप उसको फांसी की सज़ा नहीं दे सकते, क्योंकि उसमें बुद्धि उतनी होती है। उसने किसी मानसिकता से नहीं किया, उसमें अगर सही गलत की पहचानने की होती तो वो क्यों करता है ऐसा, ऐसा मानना है। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, आजकल बच्चे भी सब समझते हैं, ठीक है। तो 21 साल में क्या हो जाता है, मतलब 21 धारा क्या बोलती है कि आप उसे फांसी की सज़ा नहीं दे सकते। इसकी ट्रिक आप ऐसे याद कर लो कि 21 साल से पहले फांसी नहीं मिल सकती किसी को, ठीक है। 21 धारा को 21 साल बना लो, ओके। अगला है धारा 27 क्या बोलती है, राज्य सरकार के लिए यह अनिवार्य है कि प्रत्येक जिले में बाल कल्याण समिति का गठन हो। राज्य सरकार के लिए क्या अनिवार्य है कि प्रत्येक जिले में बाल कल्याण समिति का गठन हो। इस समिति में 4 सदस्य होंगे जिसमें एक अध्यक्ष और कम से कम एक महिला सदस्य होना ज़रूरी है, ठीक है। राज्य सरकार क्या बोलती है कि प्रत्येक जिले में बाल कल्याण समिति का गठन हो। इस समिति में 4 सदस्य होंगे जिसमें एक अध्यक्ष और कम से कम एक महिला सदस्य होना आवश्यक है, धारा 27 के तहत, ठीक है। बाल कल्याण समिति, तो 27 को कैसे याद करोगे, बाल समिति के सदस्य ऐसे याद कर लो कि बाल समिति के जो सदस्य हैं सबकी उम्र 27 साल की है, 27 साल के उन्होंने बनाए हैं 4 सदस्य जिसमें कम से कम एक महिला का होना आवश्यक है, ठीक है। 27 साल के 4 सदस्यों को बना दिया उनने बाल कल्याण समिति में सदस्य, और इसमें क्या है, एक महिला का होना ज़रूरी है, ठीक है। अब आता है धारा 30 क्या बोलती है कि यह बाल कल्याण समिति को अधिकार देती है कि वह बच्चों की सुरक्षा और उनके विकास से संबंधित कार्यों में सहयोग करे, ठीक है। बाल कल्याण समिति क्यों बनाई है, अधिकार देती है कि बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखे और उनके विकास से संबंधित कार्यों में सहयोग करें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उनको बस क्या बोलते हैं, बच्चों का ना ध्यान रखना सुरक्षा का,
ना उनके विकास पर ध्यान देना, तो ये सब ध्यान देना होगा इस समिति को। ठीक है, तो धारा 30 ये बोलती है। तो धारा 30 क्या बोलती है कि आपको बच्चों की सुरक्षा और उसका ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम एक बार। धारा 31 क्या बोलती है? सीएनसीपी को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। यह धारा निर्धारित करती है कि सीएनसीपी बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश करे। सीएनसीपी, अच्छा सीएनसीपी, और अभी हमने देखा था ना, सीएनसीपी देखा था, तो सीएनसीपी में क्या आ जाएगा? सीएनसीपी के अंतर्गत क्या आ जाता है आपका? चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर इन प्रोटेक्शन। ठीक है, तो ये आपके आ जाएगा सीएनसीपी में, जो बच्चे को केयर की ज़रूरत है, जो अच्छे अनाथ हैं, उन बच्चों को किसके पेश बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया जाएगा। ठीक है, धारा 31 भी ये बोलती है। इसके बाद क्या हो जाएगा आपका? धारा 32 क्या कहती है कि बाल कल्याण समिति का कार्य। यह धारा बताती है कि बाल कल्याण समिति को सीएनसीपी की बच्चों की देखभाल, पुनर्वास और संरक्षण के लिए कार्य करना होगा। उनके कार्य बताती है कि अब आपके सामने सीएनसीपी के तहत बच्चा आ गया है, तो अब आप उसका क्या करोगे? बच्चों की देखभाल करोगे, पुनर्वास और संरक्षण के लिए कार्य करोगे। ठीक है, इसके बाद धारा 34 आती है, बच्चे का संरक्षण और देखभाल। यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि सीएनसीपी बच्चों को उचित देखभाल और संरक्षण प्रदान किया जाए। लगभग एक जैसा ही है इसमें भी। ठीक है, इस वक्त उस पुनर्वास की बात की हुई है, उसमें संरक्षण की बात की, उचित देखभाल की बात की हुई है, बस लगभग सेम ही है। धारा 33 और 34 सेम ही है। ठीक है, अब देखेंगे हम अगला। धारा 36 क्या बोलती है कि बच्चों की विशेष देखभाल और पुनर्वास। यह धारा सीएनसीपी बच्चों के पुनर्वास और उनके लिए उपयुक्त वातावरण की व्यवस्था करता है। ये भी लगभग सेम ही है, मतलब रहने, खाने पीने, यही सब की बातें इसमें की हुई है धारा 36 में भी। तो पुनर्वास और उनके लिए उपयुक्त वातावरण की व्यवस्था करने की बात करता है। ठीक है, अब आती है हमारी धारा 37। धारा 37 थोड़ी सी देख लो। गोद लेने का अधिकार। यह धारा सीएनसीपी बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया का नियंत्रण करती है। अगर किसी बच्चे को सीएनसीपी के अंतर्गत बाल संरक्षण आयोग समिति में है और कोई उनको गोद लेना चाहता है, तो इसमें उसको क्या किया जाएगा? लेने की इसके अंतर्गत किया गया है 37 में। ठीक है, अब इसके बाद धारा 57 क्या बोलती है कि माता पिता की योग्यता का मूल्यांकन। यह धारा माता पिता की योग्यता और बच्चे की देखभाल के लिए उनकी उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के लिए है। ऐसा नहीं है कि कोई भी आया और उसने बच्चे को गोद ले लिया। बच्चे का गोद लेने के लिए माँ बाप की योग्यता चेक की जाएगी कि आप इस योग्य हो कि आपको बच्चा गोद दे दिया जाए। ये देखने के बाद ही उनको जो है बच्चा सुपुर्द किया जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि दे दिया तो दे दिया, उसके बाद उसकी पूरी छानबीन की जाती है, निगरानी रखी जाती है कि बच्चा ठीक से है या नहीं है। पहली बात तो प्रक्रिया में ही आपकी पूरी पोल खुल जाती है, इतनी जाँचें होती हैं उसमें। और अगर फिर भी आपने बहुत होशियारी दिखाई और बच्चे को ले लिया गोद और बाद में सही सलूक नहीं किया, तो निगरानी में आप पकड़े जाओगे और फिर सज़ा अच्छी खासी मिलती है इसमें। ठीक है, तो ये हमने सारी इसमें देख ली आपके बाल कल्याण इसमें। ठीक है, किशोर न्याय में, सॉरी किशोर न्याय बोल रही हूँ मैं, इसमें हमने क्या देख लिया? बच्चों की देखभाल और संरक्षण से संबंधित हमने जो जुवेनाइल जस्टिस है ये देख लिया, किशोर न्याय से संबंधित। ठीक है, तो ये हमारा आज कंप्लीट हो गया है। अगली बार हम किसी और अधिनियम के साथ आएंगे और आपको अच्छा लगेगा पढ़कर, और ट्रिक से जल्दी से याद भी हो जाता है, समझ के भी जल्दी से याद हो जाता है। तो इसी तरह से याद करते रहेंगे, हमारे सारे एक्ट पूरे हो जाएंगे, तो काफ़ी आसानी रहेगी एग्ज़ाम निकालने में, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें ही भ्रमित करती हैं, तो इन्हें हम क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, और भी कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हो, कुछ और हो तो बता सकते हो। और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसमें दिया हुआ है लिंक, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए। प्रैक्टिस सेट रहते हैं वहाँ पे, प्रैक्टिस सेट लगाइएगा बढ़िया से। ठीक है, और तैयारी अपनी दिनों दिन बढ़ाते जाइएगा। ठीक है, अगली वीडियो में मिलेंगे आप किसी नए एक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय।